रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ वही सेकंड ईयर। आप लोग जानते हैं आप सेकंड ईयर में कितने पेपर होते हैं, कितना क्या क्या नाम है उनके जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। अच्छा, फर्स्ट ईयर में तो किसी ने एग्जाम दिए नहीं है आप लोगों में से, है ना? लेकिन चूंकि इन्होंने तो क्लास ली थी तो उन्हें पता होगा कि हमने लास्ट टाइम पर भी सीखा था कि कितने पेपर होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनके, और कितने कितने मार्क्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये रिव्यू है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोगों को कि जूलॉजी में जनरली कितने पेपर होते हैं। होते हैं आपके 3 पेपर। ठीक है, कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होंगे, जिसमें इसका फर्स्ट पेपर जो है होता है ठीक है, आपके जूलॉजी में टोटल 3 पेपर होंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें आपके पेपर मार्क्स की भी, तो यस मार्क्स के बारे में बताते हैं। सेकंड पेपर होता है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और थर्ड पेपर होता है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया? इनमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें पेपर फर्स्ट जो होता है ये होता है आपका 33 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर जो मार्किंग बताई जा रही है ये जनरल पेपर में जो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब चूंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो उसमें थोड़े से वेरिएशन तो किए गए हैं। ठीक है, आपके सिलेबस को भी लेकर, साथ में थोड़ा सा मार्किंग को लेकर, टाइमिंग को लेकर काफी हद तक वेरिएशन आए। आप लोग जानते थे पहले 3-3 घंटे के पेपर होते थे, बट अब थोड़ा सा 2 घंटे के शायद कर दिए गए हैं। लास्ट ईयर इतने ही टाइम का हुआ था, है ना? मार्किंग में भी कुछ इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे किए गए थे, कितने मार्क्स देते हैं आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है वो 33 मार्क्स का होता है फर्स्ट पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर भी होता है आपका 33 मार्क्स का, और थर्ड पेपर जो होता है ये होता है आपका 34 मार्क्स का। ठीक, इसके अलावा फिर आते हैं आपके प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल जो होता है इसका वो होता है टोटल 50 मार्क्स का। बट एक खास बात इसमें समझने वाली है कि आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड या पेपर हो थर्ड, ठीक है, ये तीनों ही पेपर में होते हैं सेक्शन ए, बी और सी। ठीक है, मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं आपके तीनों पेपर। पेपर फर्स्ट में भी सेक्शन ए बी सी होंगे, सेकंड में भी और थर्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जूलॉजी और बॉटनी में एक बहुत अच्छी खास बात पता है क्या रहती है कि इसमें काफी हद तक बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस जो है मैच करता है, सेकंड ईयर का भी और कुछ हद तक फर्स्ट ईयर का भी करता ही है। ठीक है, फाइनल ईयर का तो करता ही करता है। इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट,
इसमें आपका बॉटनी जूलॉजी का कोई भी टॉपिक मैच नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन सेकंड पेपर की अगर हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो इसमें से जो आपकी पूरी बायोकेमिस्ट्री होती है, पूरी बायोकेमिस्ट्री, ये आपका बॉटनी जूलॉजी का सेम रहता है, कहीं कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। कहने की बात ये है कि अगर इसमें आपके 3 सेक्शन हैं, ए बी और सी, तो अगर सिर्फ जूलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ए बी तो होगा जूलॉजी का पार्ट, लेकिन सी सेक्शन जो है वो आपका कंबाइंड होता है, बॉटनी में भी होगा और जूलॉजी में भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको तैयारी यहाँ सिर्फ एक जगह करनी होगी, बायोकेमिस्ट्री वाला, समझ में आ रही है बात। वहीं अगर हम लोग बात करें अपने पेपर थर्ड के बारे में, जो है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें भी वही होंगे 3 सेक्शन, सेक्शन ए बी एंड सी। सेक्शन ए होता है आपका इम्यूनोलॉजी, सेक्शन बी है आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड सेक्शन सी इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। इसमें से अब आप लोग जानते हैं इम्यूनोलॉजी है तो सिर्फ जूलॉजी में आपको देखने को मिलेगा, बॉटनी से तो इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। दूसरी खास बात, हाँ अगर आप बात करें तो यस, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इनमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके बॉटनी और जूलॉजी दोनों में ही काफी हद तक सेम होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी काफी हद तक लगभग 50% सिलेबस जो है वो आपको एक ही जगह तैयार करना पड़ेगा एग्जाम टाइम, ठीक है। क्योंकि आपके इसमें भाई माइक्रोबायोलॉजी है, क्या आएंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, वही सब वायरस वगैरह, ठीक है, जो आपको बॉटनी में पढ़ने को मिलते हैं जनरली। कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की खास बात, इसमें जो 3 पेपर हैं, आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा पेपर थर्ड, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें आपका बॉटनी जूलॉजी काफी हद तक तैयारी हो जाएगी अगर हम लोग पूरा पेपर इसको कंप्लीट करते हैं, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो चलिए आज से आपका पेपर थर्ड स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। हाँ तो सेकेंड ईयर, पहले खास बात, आप लोग चाहे तो अपना सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बिना सिलेबस के तो आप लोग भी आगे स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग हमारा इम्यूनोलॉजी के बारे में, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में हम जनरली क्या चीज पढ़ते हैं, तो इसमें हमें पढ़ने होंगे हमारे, हमें लिखवाऊंगी बकायदा, अभी थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इम्यूनिटी, ठीक है, व्हाट इज इम्यूनिटी। अब क्योंकि भाई हम इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इम्यूनिटी के बारे में पता नहीं है तो कोई मतलब नहीं, इसकी डेफिनेशन, स्कोप, हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आएगा, ठीक है। इम्यूनिटी सेल्स, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ठीक है। सिलेबस में लिखवा दूंगी, यदि आप लोगों को लिखना है तो चलिए लिख लीजिए, फिर इसको आप डायरेक्ट लिखिए, लिखें आप। हाँ भाई, सेक्शन ए में लिखिएगा इम्यूनोलॉजी,
ठीक है, सेक्शन ए आपका इम्यूनोलॉजी है ना, उसमें फर्स्ट है इम्यूनोलॉजी, डैश करके लिखिएगा आगे, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सेकंड एंटीजन, डैश करके लिखिएगा इसमें एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, एंटी ए एन टी आई, एंटीजेनी, जी ई एन आई सिटी, सी आई टी वाई, ठीक है, एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ मॉलिक्यूल्स, डैश करके लिखिएगा आगे हैप्टेन्स, हैप्टेन। एक्चुअली हैप्टेन जो है ये एक टाइप होता है एंटीजन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है, ठीक है, ये जनरली पूछा ही जाता है, ऑल्टरनेट ईयर पूछा ही जाता है व्हाट इज हैप्टेन, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है हैप्टेन, ठीक है। देखिए हैप्टेन डैश करके आगे, इसी में आगे लिखिएगा एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल लिखा है ना, उसके आगे लिखिएगा हैप्टेन, HAPTENS, हैप्टेन्स। नेक्स्ट लिखिएगा एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी जहां लिखा है आपने वहां इस तरह IG लिख दीजिएगा, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन एक्चुअली इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है, और ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, जो हम आने वाले टाइम में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। डैश करके लिखिएगा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। नेक्स्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, नेक्स्ट इम्यूनिटी रेगुलेशन सेल्स, इम्यूनिटी रेगुलेशन सेल्स मतलब जो आपकी इम्यूनिटी सेल्स जो होती है उनके बारे में आपको डिस्कस करना है यहाँ। क्या रेगुलेशन सेल्स, रेगुलेशन सेल्स, या फिर आप इसको सेल्स ऑफ इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, बताया था ना सेल्स ऑफ इम्यूनिटी। नेक्स्ट लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ AMI एंड CMI, ठीक है, देखिए ठीक है। अच्छा अब पहले AMI और CMI के बारे में पता होना चाहिए। AMI मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI मतलब सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली पूरे इसमें से जो इंपॉर्टेंट है ना पूरी यूनिट वो आपकी यही है, आपने इसको तो अच्छे से तैयार करना है क्लास, बहुत अच्छे से, इसमें से इतना पेपर बचता है आप लोगों का आप सोच भी नहीं सकते, बहुत स्पेशली व्हाट इज एंटीजन एंड टाइप्स ऑफ एंटीजन कोर्स पूछे जाते हैं, हैप्टेंस तो बहुत पूछा जाता है। एंटीबॉडीज अब चूंकि 5 टाइप की होती है तो कभी भी कोई भी टाइप पूछ दिया जाता है कि IG व्हाट इज IgM, IgG के बारे में बताइए, ठीक है, या फिर IgA, ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 में से 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये आगे आने वाले टाइम में बताए जाएंगे। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस बहुत पूछी जाती हैं, बहुत पूछी जाती है, नाम से ही पूछी जाती है कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या है, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पर कोई भी एक शॉर्ट नोट लिखिए, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। AMI एंड CMI तो है ही आपका। AMI को हम लोग जनरली किसी किसी में ह्यूमरल भी बोलते हैं,
ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना। ये जब टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप लोग सिलेबस इसका नोट डाउन कीजिए, नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बी, सेक्शन बी माइक्रोबायोलॉजी। इसमें लिखिएगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, brief introduction to the history of microbiology, ठीक है। देखा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट लिखिएगा दी प्रोकैरियोट, दी प्रोकैरियोट और ब्रैकेट में बैक्टीरिया। हम भाई प्रोकैरियोट्स में किसकी स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया की करते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर और इसका पूरा फंक्शन, ठीक है। इसमें डैश करके लिखिएगा आप, प्रोकैरियोट्स के आगे लिखिएगा साइज, शेप and patterns of arrangement, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। ये किसमें मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिससे पूरा बैक्टीरियल सेल बना होता है, किस तरह से अरेंजमेंट में रहता है। नेक्स्ट है स्लाइम लेयर, इसी में स्लाइम लेयर बैक्टीरिया में पढ़ना है आप लोगों को। स्लाइम लेयर, सेल एनवेलप, सेल वॉल, cell wall of gram positive and gram negative bacteria, एसेट्रा कर देना, बहुत कुछ एसेट्रा। नेक्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, डैश करके लिखिएगा क्रोमोसोम, replication, chromosome, replication of bacterial DNA. Fourth point, reproduction in bacteria. डैश करके लिखिएगा asexual reproduction, binary fission, budding and endospore. नेक्स्ट एक्सोस्पोर एंड सिस्ट फॉर्मेशन, इसी में लिखिएगा एक्सोस्पोर एंड सिस्ट फॉर्मेशन, एक्सोस्पोर एंड सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट बनती है ना, इसमें कवरिंग जो होती है इसकी, हार्ड कवरिंग, सिस्ट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा अब आगे माइक्रोबियल न्यूट्रिशन, माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। फिफ्थ पॉइंट बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस,
मेडिकल इंपॉर्टेंस, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 6 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव में ए डालकर लिखिएगा, ए फॉर एप्पल वाला ए। कोकाई, कोकाई COCCI, कोकाई डैश, कोकाई में आपको स्टडी करना है स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रिप्टोकोकाई। नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने, एंड स्ट्रिप्टोकोकाई। बी लिखिएगा बेसिलाई, बेसिलाई, इसमें डैश करके आपको स्टडी करना है डिप्थीरिया एंड टिटनस, डिप्थीरिया एंड टिटनस, TETANUS, ठीक है। मुझे आप मेरे को कोई बता सकता है इसमें डिफरेंस क्या होता है? यार है तो वही बैक्टीरिया ही है, क्या होता है डिफरेंस? आपको शेप में क्या है, स्टार शेप में होती है क्या? गुड, नेक्स्ट इसमें लिखिएगा ग्राम नेगेटिव, पॉजिटिव में तो आप लोगों ने ये दो चीज स्टडी करना है, ठीक है। अब लिखिएगा ग्राम नेगेटिव में कोकाई और बेसिलाई दोनों ही करना है, बट चेंजेस है। कोकाई में लिखिएगा गोनोरिया, गोनोरिया GONORRHEA, गोनोरिया। और मेनिंजाइटिस MENINGITIS, मेनिंजाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट बेसिलाई, बेसिलाई में सिर्फ एक ही चीज स्टडी करना है, दैट इज द डायरिया। थर्ड पॉइंट है इसमें माइकोबैक्टीरियल, माइक्रो मत कर देना इसको, दैट इज अ माइको, MYCO, माइको, हाँ बिल्कुल सही बात है, ए भी थर्ड पॉइंट होगा, बी और ये सी है, ठीक है। इसमें आप लोग लिखिए माइकोबैक्टीरियल में डैश करके लिखिएगा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी, ठीक है। 7th पॉइंट एड्स एंड, 7th पॉइंट लिखिएगा एड्स एंड हेपेटाइटिस, एड्स एंड हेपेटाइटिस, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा सा कुछ चीज टिक लगा लीजिए, मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। एड्स और हेपेटाइटिस, इस पर सर्कल लगाइए आप। जो आपने 7th नंबर लिखा था ना, उस 7th पर टिक लगा लेते, ठीक है। रीजन बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, बेहद आता ही आता है। एक साल एड्स आता है तो दूसरे साल हेपेटाइटिस आ जाता है, फिर एड्स आ जाता है, फिर हेपेटाइटिस आता ही आता है। ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें एड्स और हेपेटाइटिस पूछा ना गया हो। ये देख लेना लास्ट ईयर कौन सा आया था, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट आपको तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। इसमें आपको ट्रांसमिशन, इनको किस तरीके से क्या हो रही थी, साइकिल वगैरह सब चीज आपको स्टडी कराया जाएगा। साथ में इसमें जो मैंने बैक्टीरिया और मेडिकल इंपॉर्टेंस जो लिखवाया है, ठीक है, इसमें ये ग्राम पॉजिटिव में स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये आप लोग तैयार कीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ लिखवाने का ही होता है, समझाने का इतना कुछ बहुत कुछ नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। हाँ बेसिलाई में करवा दूंगी डिप्थीरिया और टिटनेस, लेकिन ग्राम नेगेटिव में भी आप लोगों का ज्यादा नहीं करवाया जाएगा, आप लोगों को उसको तैयार करना ही है, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, ज्यादा नहीं होता इसमें, ठीक है। अब आ जाइए माइक्रोबियल न्यूट्रिशन पर। तो माइक्रोबियल न्यूट्रिशन में शॉर्ट नोट आता है आपका, ठीक है। शॉर्ट नोट कैसे आएगा,
मैं बता देती हूँ, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट लिखवाया नहीं है क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आप लोगों को खुद को तैयार करना है, ठीक है। इसमें आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कार्बन नाइट्रोजन सोर्सेस के बारे में बताएं आप, ठीक है। कोई भी आपका कल्चर मीडियम जो है कोई भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना, चॉकलेट मीडियम या फिर आपका अगर अगर मीडियम, तो किस तरह से आप लोग प्रिपेयर करते हैं, तो एक मीडियम भी आप लोगों के में आ जाता है, पीएच आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, बहुत चीजें इसमें आती है। पूरा थ्योरेटिकल आपको तैयार करना है। एक लगाइए आप लोग टेक जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया पर और रिप्रोडक्शन, जेनेटिक मटेरियल और रिप्रोडक्शन लगाया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो मैंने प्रोकैरियोटा लगाया है इसमें, है ना, बैक्टीरिया, स्लाइम लेयर, कैप्सूल, ये सब, ठीक है ना, म्यूसोम वगैरह, ये सब मैं तैयार करूंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लगा लो, आता ही आता है। कैप्सूल, इनका शॉर्टकट वगैरह मोस्टली आते ही आते हैं, ठीक है ना। इसमें से रह जाता है एक तो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बट कभी कभी आ जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल होने की वजह से ये मैं तैयार नहीं करवाऊंगी, ये आप लोगों को खुद तैयार करना है, ठीक है। जो आप लोग 12th 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, ठीक है ना, वही सब आएगा, जम थ्योरी ऑफ डिसीज वगैरह, ठीक। अच्छा, अब लिखिएगा सेक्शन सी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन सी, इसमें से लिखिएगा फर्स्ट डेफिनेशन, डैश करके आगे लिखिए डेफिनेशन में, हिस्ट्री and application of biotechnology, major areas of biotechnology, major areas of biotechnology and significance, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट डालिएगा फिर, वेक्टर जीन ट्रांसफर, वेक्टर जीन ट्रांसफर। थर्ड पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ animal cell, tissue, organ and embryo culture Fourth, protoplast fusion in prokaryotes and eukaryotes, protoplast fusion in prokaryotes and eukaryotes. Fifth point, recombinant DNA technology, डैश करके लिखिएगा आप, ओके। फिफ्थ पॉइंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डैश करके लिखिएगा आगे, हाइब्रिडोमास हाई, एच वाई, BRI, DOMAS, हाइब्रिडो, ठीक है, हाइब्रिडोमास एंड देयर एप्लीकेशन, एंड के बाद हाई के बाद हाइब्रिड, BRI, हाइब्रिडोमास, and their application, comma, PCR, P for parrot, हाँ इसके आगे ही है, PCR,
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म पीसीआर मेथड, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फुटप्रिंटिंग, कॉमा लगाकर फिर लिखिएगा RFLP कैपिटल लेटर्स में, FLP, नेक्स्ट RAPD एंड AFLP, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम GENOME, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कॉमा जीनोमिक्स, जीनोमिक्स जीनोमिक्स MICS, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, PROTEO, प्रोटियोमिक्स। पॉइंट लिखिएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल 6 नंबर पर है, आप चाहे तो पॉइंट डाल लीजिए 6, ठीक है। मोनो MONO मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये आपको इम्यूनोलॉजी में ही पढ़ाया जाएगा मोनोक्लोनल के बारे में, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड देयर एप्लीकेशन, लेकिन अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है ना मोनोक्लोनल की, तो आपको सेक्शन सी में ही स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन ये इसमें आपके सेक्शन ए में भी आता है इम्यूनोलॉजी में, ठीक है, मोनोक्लोनल के बारे में। 7 पॉइंट जेनेटिक इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ, हाँ इसी के आगे, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, भाई एप्लीकेशन तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को ना। हजार्डस एंड हजार्डस, हाँ इसी में ही है, आगे मैं पॉइंट चेंज कर दूंगी आपका। हजार्डस एंड रेगुलेशंस, इसके नुकसान क्या क्या होते हैं और फिर इसके क्या क्या, ठीक है, रेगुलेशंस। 8th पॉइंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, 8th पॉइंट है ये आपका। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, देयर यूजेस, हाँ भाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए ना, और उनके क्या क्या यूज होते हैं। नेक्स्ट ब्रीफ, आपका नेक्स्ट पॉइंट 9th पॉइंट, ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्लोनिंग, ब्रीफ मतलब शॉर्ट में लिखना है आपको, ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्लोनिंग डैश करके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। 10th पॉइंट लिखिएगा बायोटेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिन डैश करके लिखिएगा एंटीबायोटिक्स, कॉमा वैक्सीन, कॉमा एंजाइम्स, कॉमा विटामिन्स, कॉमा हॉर्मोन्स, कॉमा आर्टिफिशियल ब्लड, 11th लिखिएगा एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी,
डैश करके लिखिएगा आगे, मेटल एंड पेट्रोलियम रिकवरी, मेटल एंड पेट्रोलियम रिकवरी, कॉमा, पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट PEST, पेस्ट कंट्रोल, कॉमा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, 12 food and drink and dairy biotechnology, food and drink एंड डेयरी, मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, डेयरी बायोटेक्नोलॉजी। हाँ कहाँ रह गए राठौड़, कहाँ, फूड एंड ड्रिंक एंड डेयरी, DAIRY, डेयरी बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, ठीक है, इतना बड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, कुछ कुछ जब आप क्लास में बैठे होते हो तो कुछ चीजों को आपको एब्रीविएशन में ही लिखना चाहिए, ठीक है, सिर्फ आपको समझ में आए, बाकी को समझ में आए वो क्या है, ठीक है। डैश करके लिखिएगा फर्मेंटेड फूड, डैश करके सी में लिखिएगा फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड FERMENTED, फर्मेंटेड फूड, कॉमा, प्रोडक्शन, किस तरह से बनते हैं इसका, ठीक है, प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट मतलब कर्ड कैसे बनता है आपका, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं आपकी, ठीक है, सर कर्ड प्रोडक्ट जो है किस तरह से उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट वाइन, वाइन WINE, वाइन, बियर, देखा, अच्छा अब मुझे जरा एक एक करके बियर की स्पेलिंग बता दो जरा, मास्क हटाते जाएं थोड़ा सा, हाँ मुझे सुनाई नहीं देगा, अच्छा लगाइए मास्क, तुम बिरोलिया, अच्छा तुम, सही है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था ना तो बच्चों ने उसमें BEAR लिख लिया था, मैंने कहा तुम लोग ऐसा सब भलू बनाने वाले हो, वाइन को छोड़कर, लिखो आगे, बियर, नेक्स्ट विनेगर एंड फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, यहाँ आपका सेक्शन C कंप्लीट होता है, ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट लगाएं जरा, आपका सेकंड पॉइंट जो है वेक्टर जीन ट्रांसफर, उसे लगाइएगा, वेक्टर जीन ट्रांसफर, ठीक है, इसमें जो थर्ड पॉइंट लिखवाया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, थियोरेटिकल पोर्शन है, आप लोगों को करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट टिक लगाइएगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। फिफ्थ को तो पूरी तरह से बहुत अच्छे से कर लेना, पॉइंट लगाएगा, पूरा आता ही आता है इसमें से, चाहे तो DNA फिंगरप्रिंटिंग आ जाए, फुट प्रिंटिंग आ जाए, RALP आ जाए, कुछ भी आता है, आता जरूर है इसमें से, ठीक है। जनरली इसमें से जो आपका आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, शॉर्ट नोट में बहुत आता है, बहुत आता है, ठीक है। PCR ऑफ कोर्स यस, आता ही आता है, ठीक है, तो मतलब फिफ्थ पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करवाया जाएगा यहाँ पर, लेकिन इंपॉर्टेंट है पूरा फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट पर सर्कल लगाइए, मोनोक्लोनल, मोनोक्लोनल, ठीक है। सेवेंथ वाला आप लोगों को तैयार कीजिएगा, हाँ एट इंपॉर्टेंट है, एट, एट, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाला। नेक्स्ट है ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्लोनिंग, यस क्लोनिंग लगाइए, आ जाता है। अच्छा 10th में जो आपके एंटीबायोटिक्स वैक्सीन, इसमें से कुछ कुछ आता है, लेकिन आर्टिफिशियल ब्लड लिखवाया है मैंने आप लोगों को, लिखवाया ना, इस पर लगा लीजिए, आर्टिफिशियल ब्लड पर आता ही आता है। हॉर्मोन्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एंजाइम्स के बारे में और वैसे हॉर्मोन्स वगैरह, बट इतना नहीं है, बट आर्टिफिशियल ब्लड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, हर 2 साल में रिपीट हो ही जाता है ये, ठीक है। आ जाइए आप 11 पॉइंट पर,
11th में से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मेटल और पेट्रोलियम रिकवरी भी आ जाता है कभी कभी, पर बहुत ज्यादा नहीं आता, बट कभी कभी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, 12th में से वाइन, विनेगर, ये आ जाते हैं, और बियर भी लगा लीजिए। ये 3 चीजें तो बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। कर्ड कैसे बनता है आपके, डेयरी प्रोडक्ट जो है आपके किस तरह से बनते हैं, खुद तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ क्या लिखवाया गया, आपका सिलेबस और क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो लिखवाया गया, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अब कल से, ठीक। चलिए, तो टाइम हो गया, बट स्टार्ट करें। हाँ, मेरी सेकेंड ईयर। तो आज से आपका स्टार्ट होगा इम्यूनोलॉजी, सेक्शन ए में इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो पहले आप लोगों को कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि इसके फादर कौन है, पूछ दिया जाता है, ठीक है। कि थर्ड पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इम्यूनोलॉजी है, तो उसके हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, कौन होते हैं, बताएं। एनीवन? एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो है उन्हें हम इम्यूनोलॉजी के फादर के रूप में हमने जानते तो हैं, लेकिन किसी किसी बुक में आप लोगों को लुइस पास्चर का नाम भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो फादर तो आपके एडवर्ड जेनर ही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दूंगी जो आप लोगों को करके लेकर आना है, चाहे आप नेट सर्च कीजिए, गूगल खवालिए, क्या करते हैं व्हाटएवर, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि एडवर्ड जेनर क्यों है इनके फादर, लुइस पास्चर क्यों नहीं है, ठीक है। जबकि वैक्सीन तो दोनों ने खोजी थी, वैक्सीन तो दोनों ने ही खोजी थी, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की किया डिस्कवरी और लुइस पास्चर ने आपके रेबीज की किए थे। और देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के बारे में बताया था दुनिया को, लुइस पास्चर ने, है ना। तभी तो लोगों का ध्यान भाई इसकी तरफ गया था, इम्यूनोलॉजी की तरफ। फिर भी हम लोग मॉडर्न इम्यूनोलॉजी में चलो फिर भी हम मान लेते हैं लुइस पास्चर का नाम, लेकिन फादर्स इम्यूनोलॉजी में हमेशा हम एडवर्ड जेनर का नाम हम सर्च करते हैं, क्यों। बात आप लोग सोचिएगा घर जाकर, ठीक है। दूसरी खास बात, चलिए टॉपिक पर आते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या है, ये होता क्या है इम्यूनोलॉजी, आज तक तो हमने पढ़ा नहीं। हम इतना कुछ पढ़कर आ गए सेकंड ईयर तक, हमने तो आज तक पढ़ा नहीं, होता क्या है ये। हुँ? कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड बनता हमेशा से 2 पार्ट से मिलकर है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं जनरली, तो लॉजी क्या होता है, लॉजी वर्ड किस चीज को रेफर करता है, स्टडी, राइट। तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। हम लोग जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, कितने सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उसमें, ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे, कितने, बहुत सारे। बताइए जितने आपको आते हैं बताइए, पता लगा कर आइएगा, ठीक है। पता लगा कर आइएगा, ये मुझसे वाइवा में पूछा गया था फर्स्ट ईयर में कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने भी आप ही की तरह जवाब दिए थे, कुछ नाम बताए थे, बट पर्टिकुलर जो नंबर होता है वो नहीं पता था मुझे, खुद एग्जामिनर ने बताया था 11 होते हैं सिस्टम हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो 11 सिस्टम में से एक सिस्टम हमारे में होता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म तो जानते हैं ना, क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म, किसी भी फॉरेन पार्टिकल की तरफ से हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए जो मैकेनिज्म बनाया गया हमारी बॉडी के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आ रहा है, और उसी की हमें यहाँ पर अब से स्टडी करना है।
तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज द इम्यूनोलॉजी, ठीक है, एंड फादर ऑफ द इम्यूनोलॉजी इज एडवर्ड जेनर, ठीक है। टाइम हो गया?